आप सबको पता है वह मूर्ति हल्के से हवा में चल के गिर गई। इसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है कि सारे जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस भ्रष्टाचार को उजागर करना है। महाकाल लोक घोटाला, भगवान को धोखा देते हैं, इंसान को ये क्या छोड़ेंगे। महाकाल लोक घोटाला शिवराज सरकार का सबसे बड़ा पाप। बिना जांच किए ये घोटालेबाज को क्लीन चिट देकर शिवराज सरकार ने खुद को घोटाले का सूत्रधार साबित किया है। महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन घोटाले पर उनकी चुप्पी उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़ी करती है। महाकाल लोक में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए। जब पापियों के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान स्वयं माया रचकर पाप का भांडाफोड़ कर देते हैं। बीते रविवार उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भी ऐसा हुआ प्रतीत होता है। उसी दिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसे विज्ञान की भाषा में तेज आंधी या तूफान नहीं माना जा सकता। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए महाकाल लोक की भ्रष्टाचार से बनाई गई मूर्तियां गिर गई। श्रद्धालु जानते हैं कि इससे हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान महाकाल के विग्रह और मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महाकाल की कृपा से शिवराज मामा के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ जरूर हो गया। अक्टूबर 2022 में जब प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था तो झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को श्रेय देने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब बजरंगबली के भक्त श्री कमलनाथ जी की सेवा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने हवा चलाकर सारी सच्चाई उजागर कर दी, शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपने पाप छुपाने के लिए प्रेस वार्ता करके यह बताना पड़ा कि महाकाल लोक के भव्य निर्माण का संकल्प माननीय कमलनाथ जी का था। इस प्रेस वार्ता में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और इस बात को उन्होंने जोर देकर पत्रकारों से कहा है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम महाकाल लोक घोटाले में भाजपा के कारनामों को मध्य प्रदेश की जनता तक लेकर आए हैं। सिलसिलेवार इन तथ्यों को जानने पर सबको पता चल जाएगा कि महाकाल की महिमा का भव्य निर्माण कराने का संकल्प श्री कमलनाथ जी का ही था और महाकाल लोक के नाम पर खुद का प्रचार करने और जमकर घोटाला करने का संकल्प कमीशन राज मामा का था। महाकाल लोक में हुए घोटाले को लेकर तथ्य इस प्रकार हैं। दिसंबर 4, 2018 निविदा क्रमांक 52/USCL/18-19 तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनाई थी, जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रुपए थी। कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ जी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए इस राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। FRP की प्रतिमाओं की मजबूती हेतु आंतरिक लोहे का ढांचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं की निर्माण में उपयोग की जाने वाली नेट की मोटाई 1200 से 1600 ग्राम GSM की होनी चाहिए, किंतु महाकाल लोक में स्थापित की गई प्रतिमाओं में 150 से 200 ग्राम GSM की ही चाइनीज नेट उपयोग की गई। प्रतिमाओं को बिना बेस फाउंडेशन के 10 फीट ऊंचे पेडिस्टल पर सीमेंट से जोड़ा गया। इसी कारण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की रफ्तार से चली हवा में ही प्रतिमाएं गिरकर क्षतिग्रस्त हो गईं। निविदा की शर्त क्रमांक 2, जो कि पृष्ठ क्रमांक 107 पर अंकित है, में स्पष्ट निर्देश है कि मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यस्थल पर ही प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जो कि नहीं की गई। यदि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता तो प्रतिमाएं ना ही गिरती और ना ही खंडित होती। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का आनन फानन में उद्घाटन किया और घोषणा की थी
कि ये मूर्तियां न कभी गिरेंगी और न ही कभी बदरंगी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे को चुनौती देते हुए ठीक एक माह बाद दिनांक 24 नवंबर 2022 को स्मार्ट सिटी प्रशासन ने PU कलर्स, वेदर कोट प्राइमर आदि का 96 लाख रुपए का टेंडर निकाला, जबकि उक्त मूर्तियां 3 वर्ष की गारंटी अवधि में थी। मूर्तियों के इतने कम समय में बदरंग होने की वजह से निविदा शर्त के अनुसार मूर्तियों की घिसाई न होना और प्राइमर तथा वेदर प्रूफ PU रंग का पर्याप्त इस्तेमाल न होना, मूर्तियों में जब साधारण रंग लगाया जाता है तभी वो बदरंग होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि 24 नवंबर 2022 के टेंडर के माध्यम से खरीदी गई सामग्री कहाँ गई, उसका उपयोग क्यों और किस लिए नहीं हुआ, और क्या उक्त टेंडर के माध्यम से कागजी खरीदी की गई, यह जांच का विषय है। उज्जैन शहर में एक ही तरह के एक ही ठेकेदार द्वारा लगाई गई मूर्तियों के निर्माण की लागत में व्यापक अंतर सामने आया है। उज्जैन की स्थानीय सिंधी समाज द्वारा 25 फीट ऊंची मूर्तियों का निर्माण 4,11,000 रुपये में करवाया गया था, जबकि महाकाल लोक में 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भुगतान 10,02,000 रुपये किया गया। साधारण गठित के आधार पर 15 फीट ऊंची प्रतिमा की कीमत अधिकतम 3 लाख रुपये होनी चाहिए। कार्य आदेश की शर्त क्रमांक 2 के अनुसार प्रतिमाओं की DLP डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 वर्ष होने के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों को महाकाल लोक के एक कोने में रिपेयर किया जा रहा है, जबकि खंडित मूर्तियों को धर्म क्षेत्र में स्थापित करना वर्जित माना जाता है। उज्जैन कलेक्टर द्वारा 5-7 दिनों में ही मूर्तियों का पुनर्स्थापना की घोषणा की गई, जिससे स्पष्ट है कि खंडित मूर्तियों को ही जोड़ तोड़कर पुनर्स्थापित किया जाएगा। महाकाल लोक की भव्यता, जिसे आदरणीय कमलनाथ जी ने आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना चाहते थे, कि आड़ में वर्तमान भाजपा सरकार ने दर्शनार्थियों से कई प्रकार के शुल्क वसूलकर महाकाल मंदिर में ही अव्यवस्थाओं का बोलबाला कर दिया। आम श्रद्धालु जिसे अपने आप को ठगा महसूस करता है। एक महिला महामंडलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई, जिस कारण उन्हें प्रेस वार्ता लेकर भविष्य में भस्म आरती न होने का संकल्प लेना पड़ा। प्रशासन के इस मनमर्जी से महाकाल महात्म्य को भी नुकसान हुआ। रात 10 बजे के बाद श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। स्थानीय श्रद्धालु लंबे समय से अपने लिए अलग दर्शन की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि माननीय कमलनाथ जी की मांग के अनुसार हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से महाकाल लोक घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि अपराधियों और पापियों को दंड दिया जा सके और सनातन धर्म को मानने वाला प्रदेश के जनमानस की आस्था को पहुंची चोट पर मरहम लगाया जा सके। ये एक जांच का विषय है। यदि इस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं तो इसमें जांच कमेटी बैठाकर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच कमेटी वही बनाती है जो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी हैं। कलेक्टर साहब को देखा गया, पुलिस को नियुक्त कर देते हैं। आगे कार्रवाई किसके ऊपर? नहीं, ये भी एक आपका जायज़ सवाल है, लेकिन उस वहाँ से हट के भी जांच कमेटी बनाई जा सकती है। वहाँ के लोगों को जांच कमेटी में न रखें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ एक कहावत है कि जब बारी खेत खाने लगेगी तो आप कैसे रखवाली करेंगे। जब इस भ्रष्टाचार, पूरा प्रदेश ही जब भ्रष्टाचार के उसमें से घिरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपको न्याय कहाँ मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। महाकाल लोक को लेकर आपकी पत्रकार वार्ता है। महाकाल लोक, ये जो भ्रष्टाचार हुआ जिसको आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह का भ्रष्टाचार और कितने का भ्रष्टाचार का अनुमान लगा रहे हैं आप? क्या इसको जनता के बीच में लेकर जाने का इसका क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारा भ्रष्टाचार की जहाँ बात है तो कई करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इसकी राशि बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए किया। लेकिन कोविड में हमारी सरकार चली गई और उस दौरान भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया तो आपने देखा कि इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया कि ये हमारी योजनाएं हैं, हम इस तरह काम किए हैं। वहाँ कमलनाथ का कहीं कोई नाम नहीं आया। पत्रकारों ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि कोई योगदान नहीं है। आज इनके मंत्री भूपेंद्र सिंह पत्रकार वार्ता में खुद कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ही ये बजट दिया और यहाँ काम हुआ।
और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि इसमें आप आगे क्या चाह रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो हमारा संदेश यही है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का संदेश यही है कि कोई वर्तमान में हाई कोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच करा ली जाए, उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। हमारी खाली एक मांग है। आपने कहा कि इससे ये जो घटना हुई है इससे लोगों की धार्मिक आस्था प्रभावित हो रही है, कैसे प्रभावित हो रही है और क्या वाकई में प्रभावित हो रही है? क्योंकि सनातन धर्म में आपको मालूम है कि खंडित मूर्तियां आप अपने घर में भी नहीं रख सकते हैं। आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, यदि उन मूर्तियों को रिपेयरिंग करके रखा जा रहा है तो ये तो धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था का खिलवाड़ तो हो ही रहा है, ठेस पहुंच ही रहा है, स्वाभाविक सी बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव क्या धर्म के इन अव्यवस्थाओं को लेकर लड़ा जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की है। आप हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर राजनीति की है। कर्नाटक में तो अति कर दी और वही बजरंगबली ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगी, कभी युवाओं के रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांगी, कभी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं मांगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है, हम यदि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम यदि राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम उदाहरण दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, हम उदाहरण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का और हम उदाहरण देंगे कर्नाटक का। इसमें किस तरह की कार्रवाई की आप लोग अपेक्षा करते हैं? भाई, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि एक न्यायाधीश से जांच हो जाए और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह से अभी आपने महाकाल के बारे में कहा, इससे 5 साल पहले पूर्व में आप चले जाइए, लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में सांसद रिकी पाठक के जो जेठ थे उन्होंने भगवा मंदिर को तोड़ा था। तब वहाँ पे कांग्रेस ने कोई पत्रकार वार्ता नहीं की थी, न उनके मुद्दों पर कोई कार्रवाई हुई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल पे हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, उस समय मैं अध्यक्ष नहीं था और मेरे संज्ञान में ये बात भी नहीं थी, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। आगे सिमरिया अंतर्गत एक सरपंच के साथ मारपीट हुई थी और उसके लिए आप एसपी ऑफिस भी पहुंचे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने डीआईजी से भी बात किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो मांग थी आपकी कि उस पुलिस ऑफिसर पर एफआईआर दर्ज हो या एसटी/एससी जैसे धाराएं तो लगे, लेकिन अभी भी उस पर कुछ नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा था कि ये 12 दिन के अंदर कुछ टाइम दिया था आपने, कार्रवाई नहीं होगी तो वो चौकी का घेराव करें। इस संबंध में आपने क्या कहना? देखिए, वो घटना की बाकी चीज़ें तो आपके सामने आई गई कि घटना हुई, हम लोगों ने हॉस्पिटल पे जाके पीड़ित से मिले और आईजी आए थे, एसपी साहब से मिले और उनको लाइन अटैच किया गया। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने आंदोलन के लिए तैयारी बनाई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों का फ़ोन आया कि हम इसकी जांच करा रहे हैं और हमारी जांच रिपोर्ट तक आप रुक लीजिए और 15-20 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। लगभग 15-20 दिन हो भी रहे हैं, तो अब उनसे इस विषय पे बात करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी लास्ट सवाल, बीजेपी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिना फिर रही है। क्या वजह हुई? आप लोग विपक्ष में थे, 9 वर्ष से विपक्ष में है। सीधी सिंगरौली की सड़क और सीधी सिंगरौली रेल लाइन इस उपलब्धि में नहीं आई, ये किसकी असफलता है? विपक्ष की है या सरकार की है? देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो वो 15-15 लाख रुपए की बात नहीं करते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, चुनावी सभा में जाते हैं, तो वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो राहुल गांधी जी की बात करते हैं। वो 2014 में आने के पहले भ्रष्टाचार के नाम पे अपनी सरकार लाए थे। काले धन के को विदेश से लाने के लिए उन्होंने बाबा रामदेव, अन्ना हजारे
बहुत सारे समाज सेवियों को इकट्ठा करके एक प्री प्लान्ड आंदोलन तैयार किया था। ये पूरी देश की जनता को मालूम है। उस आंदोलन का जिक्र नहीं करते हैं। जिक्र करते हैं कि मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, मैं चाय बनाने वाला लड़का हूँ, हमारे देश के नौजवान पकौड़े तलेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमें इस बात पे शर्म भी आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके विदेशों में इस तरह प्रधानमंत्री का विकास सीधी क्यों नहीं पहुंचा? रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ। वो जब अपने चुनावी सभा में विदेशों में भाषण देते हैं तो विकास की बातें नहीं करते हैं। अब आप, मुझे कुछ और कहना था पर आप बीच में सीधी डायरेक्ट ला दिए तो मैं सीधी की बात करता हूँ। मानिक सिंह का चुनाव आप सबको पता है, यहाँ एक उपचुनाव हुआ था और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। लगभग उन्होंने 72 सभाएं 84 सभाएं ली थी और जीत कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जिसका सारा श्रेय पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी को जाता है। उन दोनों की जुगल जोड़ी ने इस लोकसभा क्षेत्र में जनता के पास कोने कोने तक जाके और अपनी बात रखी और वो अपनी बात रखने में सफल हुए। उस बात से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना ज़्यादा उनको कष्ट हुआ और इतना ज़्यादा वो अपने आप को शर्म महसूस करते हैं सीधी आने में कि सीधी का सारा विकास वो रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो चूंकि यहाँ मामा बैठे थे और वहाँ नाना बैठ गए, दोनों जगह से सीधी जिले के लिए कोई भी विकास के लिए बजट आना बंद हो गया। आप देखिए, उदाहरण के लिए एक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे कि सीधी जिले में मैं इतना बड़ा काम किया हूँ। इस सड़क को लेके कांग्रेस पार्टी ने लगातार 4 से 5 आंदोलन किए, लेकिन वो आंदोलन महामहिम राज्यपाल के नाम कापी गई, प्रधानमंत्री के पास हो गया, मुख्यमंत्री के पास हो गया, जिला प्रशासन के पास हो गया, लेकिन कभी भी इस रोड को ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि यह रोड लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती गई। अभी जब बरसात लगेगी तो मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए आएगा और करोड़ों रुपए 15 दिन के अंदर डकाल लिया जाएगा और कोई देखने वाला नहीं है। आप रेल की बात करिए तो यहीं पे सुरेश प्रभु जी आए थे, प्रीति पाठक जी सांसद थी, स्टेशन का लोकार्पण हो गया। उन्होंने कहा था कि 2 साल में रेल यहाँ चल जाएगी। आज सवाल उठता है कि 2023 है, लेकिन अभी तक पटरी नहीं बिछी है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी यहाँ जिक्र नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनके विकास में ये रेल लाइन और सड़क लाइन नहीं जुड़ी है, तो इसका जवाब जनता चुनाव में 2023 और 24 के चुनाव में देगी। सीधी को तो गोद लिया गया, बिल्कुल गोद लिया, बिल्कुल सीधी को गोद लिया गया था और इन्होंने तो गोद लेने के साथ साथ ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, जनता हमारी भगवान है और हम इसके पुजारी हैं। आप बताइए कि एक पुजारी कितना बड़ा घोटाला कर रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की सैकड़ों योजनाएं जो चलित में हैं बंद पड़ी हैं और लगातार वो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। जब इनको दिखा कि कुछ नहीं मिला तो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कर दिए। चुनावी वर्ष में इनको महिलाएं दिखी कि हम 1000 रुपये लेके वोट ले लेंगे। तो इस तरह की इनकी मानसिकता जो है ये सब जनता पढ़ चुकी है, समझ चुकी है, ये सीधी जिले को किस तरह गोद लिए हैं।